नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग 2025 एग्जाम की आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमारी विशेष सीरीज इसमें आपकी जरूर मदद कर रही होगी। कंबाइंड मॉडल पेपर की विशेष सीरीज हमने चलाई है दोस्तों, जिसमें अभी तक हमने आपको 6 मॉडल पेपर करवाए हैं और आज है मॉडल पेपर 7। कंबाइंड मॉडल पेपर में आपको उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग के सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें डाले हैं। तो ये मॉडल पेपर आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए हैं, तो काफ़ी वाइटल इंपॉर्टेंस इनकी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज के मॉडल पेपर को भी शुरू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारी एप्लीकेशन है जिसका नाम है क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस। ये ऐप अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस ऐप को भी तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर भी आपको कई सारे महत्वपूर्ण कोर्सेज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, उसको भी तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। कई सारी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज हम करेंगे कंबाइंड मॉडल पेपर पार्ट नंबर 7। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, मुदालियर कमीशन का कार्यक्षेत्र क्या था? व्हाट वाज द स्कोप ऑफ मुदालियर कमीशन? प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन या फिर कंप्लीट एजुकेशन? तो मुदालियर कमीशन का कार्यक्षेत्र क्या था दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन है, आसान सा प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन। मुदालियर कमीशन को माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। 1952 में दोस्तों इसका गठन हुआ था। 1953 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। तो उस समय पर दोस्तों इसका जो मेन कार्यक्षेत्र वही था कि देश की जो उस समय पर तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था है उसको देखना, ओके, और उसमें जो दोष हैं उसको उजागर करना। इन्होंने अपने माध्यमिक शिक्षा की जब इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, इन्होंने उस समय की जो तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के जो दोष हैं उनको भी उजागर किया था और उनमें कैसे सुधार किया जा सकता है उसके बारे में भी सुझाव देना। तो यही मुदालियर कमीशन का प्रमुख कार्यक्षेत्र था। ओके, इन्होंने माध्यमिक शिक्षा की संरचना कैसी होनी चाहिए, उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शिक्षण विधियों से संबंधित इनके द्वारा सुझाव दिए गए थे, टीचर्स ट्रेनिंग से रिलेटेड सुझाव दिए गए थे। इसके अलावा परीक्षा प्रणाली में कैसे सुधार किया जाएगा, यानी कि ओवरऑल माध्यमिक शिक्षा को ओवरऑल डेवलप करने के इनके द्वारा सुझाव दोस्तों दिए गए थे। बहुत महत्वपूर्ण माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर कमीशन, इस पर आधारित दोस्तों हमने क्लास दी है डिटेल, उसको आप जरूर पढ़िएगा। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षक दक्षता का मुख्य तत्व क्या है? व्हाट इज द मेन एलिमेंट ऑफ टीचर्स कॉम्पिटेंसी? शिक्षक दक्षता या शिक्षण दक्षता केवल विषय ज्ञान, छात्रों के संग संवाद कौशल, प्रशासनिक कार्य या फिर अनुसंधान गतिविधियां? ठीक है, तो बेसिकली शिक्षक दक्षता का मुख्य तत्व क्या है? व्हाट इज द मेन एलिमेंट फॉर टीचर्स कॉम्पिटेंसी? तो केवल विषय का ज्ञान होना चाहिए, छात्रों के संग संवाद कौशल होना चाहिए, प्रशासनिक कार्य में कुशलता होनी चाहिए या फिर अनुसंधान गतिविधियां होनी चाहिए? तो मुख्य तत्व दोस्तों आपने बताना है। तो बेसिकली इसका जो मुख्य कंपोनेंट है दोस्तों वो यही है कि छात्रों के संग संवाद कौशल, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है। ठीक है, बेसिकली शिक्षक की वो योग्यताएं, वो क्षमताएं जिससे कि आप अपनी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी, रोचक बना सकते हैं, उपयोगी बना सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? शिक्षण दक्षता बोलते हैं। ठीक है, तो एक शिक्षक है वो केवल ज्ञान ना दे बल्कि छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित भी करे। ठीक है, तो उसके लिए छात्रों के साथ क्या होना चाहिए? जो संवाद कौशल है, कम्युनिकेशन स्किल है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, संप्रेषण कौशल बहुत अच्छा होना चाहिए। शिक्षक को हमेशा स्पष्ट, सरल और प्रभावी भाषा का प्रयोग करना चाहिए और उसी भाषा में वो पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। जो चीज़ वो पढ़ाना चाह रहा है वो छात्रों को समझ में आनी चाहिए। वो टीचिंग इज ऑल अबाउट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, कितने अच्छे से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितना अच्छा आपका संवाद कौशल है। केवल विषय का ज्ञान से नहीं फर्क पड़ता है। विषय की नॉलेज अगर आपको है लेकिन आप उसको अगर आगे जाके संप्रेषित नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है। ठीक है, बाकी प्रशासनिक कार्य, अनुसंधान गतिविधियां ये आपकी शिक्षक दक्षता में नहीं आती हैं, ये इसके सेकेंडरी तत्व हैं लेकिन मुख्य तत्व नहीं है, प्राइमरी एलिमेंट्स नहीं। ओके, बाकी ऐसा विषय विशेषज्ञता भी एक इसका प्रमुख पार्ट है। बिल्कुल आपको अपने विषय में विशेषज्ञ होना चाहिए, बट छात्रों के संग संवाद कौशल इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कितने स्तरों की शिक्षा पर जोर दिया गया? हाउ मेनी लेवल्स ऑफ एजुकेशन वर एम्फेसाइज इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कितने स्तरों की शिक्षा पर जोर दिया गया? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 3 स्तर। 3 स्तर कौन कौन से हैं आप जानते हैं दोस्तों? प्राइमरी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी उसमें आपके तीनों स्तरों की शिक्षा पर जोर दिया गया है। यानी कि प्राइमरी लेवल हो, चाहे आपका सेकेंडरी लेवल हो, चाहे हायर एजुकेशन है, तो सभी पर दोस्तों यहाँ पर बल दिया गया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भी दोस्तों यही था कि सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना था। ओके, तो इसमें जैसे कि प्राइमरी लेवल पे दोस्तों इन्होंने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर दोस्तों जोर दिया था। माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो उन्होंने व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने की भी यहाँ पर इन्होंने सिफारिश करी थी। उच्च शिक्षा की बात करें तो उन्होंने विश्वविद्यालय और तकनीकी स्थानों में जितने भी आपके तकनीकी संस्थान है वहाँ पर रिसर्च को प्रोत्साहित किया था, इनोवेशन को प्रोत्साहित किया था, व्यवसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर बल इन्होंने दिया था। यानी कि इन्होंने सभी स्तरों की शिक्षा पर जोर दिया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 कब आई थी दोस्तों? मई में आई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये इकलौती एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी है जिसका कार्य दस्तावेज यानी कि प्लान ऑफ एक्शन भी दोस्तों बाद में जारी किया गया था, जो कि 24 भागों में विभक्त था। ये सभी दोस्तों हमने आपको पढ़ाया है। अगला देखेंगे एनसीटीई के सदस्यों में कितने सदस्य प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों से होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ एनसीटीई आर फ्रॉम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स? एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो इसके कितने सदस्य प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों से होते हैं? तो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। कुछ जगह पे दोस्तों आपका 10 भी हो सकता है, तो 9 10 आप मान लीजिए। तो 9 जो सदस्य होते हैं दोस्तों वो आपके बेसिकली स्कूली शिक्षा में आपकी क्या आ जाएगी? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। इससे बेसिकली 4 सदस्य आपको देखने को मिल जाएंगे। और ऐसी उच्च शिक्षा संस्थान है यानी कि विशेष रूप से जो आपके विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षक हैं या कॉलेज से जुड़े हुए शिक्षक हैं, तो यहाँ से आपको 5 सदस्य देखने को मिल जाएंगे। तो कुल मिला के आपके 9 सदस्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, शिक्षक शिक्षा से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट, शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित बहुत प्रमुख आपका जो निकाय है वो एनसीटी है, इसके ध्यान में रखेंगे। 1995 में दोस्तों इसका पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, अगला देखेंगे किस प्रकार के संप्रेषण में एक व्यक्ति की गैर कलात्मक भाषाएं शामिल होती हैं, जैसे कि हाव भाव और चेहरे का भाग? विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अ पर्सन नॉन आर्टिकुलेट लैंग्वेज सच एज जेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन? लाइक मौखिक संप्रेषण है, लिखित संप्रेषण है, शारीरिक संप्रेषण है या फिर दृश्य संप्रेषण है? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शारीरिक संप्रेषण, फिजिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, बेसिकली आप इसको अशाब्दिक संप्रेषण भी कह सकते हैं। तो फिजिकल कम्युनिकेशन क्या है? वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी व्यक्ति है वो बिना शब्दों का उपयोग करे अपने हाव भाव यानी कि जेस्चर, अपनी शारीरिक मुद्राएं, जो आपका जो पोस्चर आता है, या आपके आँखों का संपर्क है, आई कांटेक्ट, या फिर चेहरे का भाव है, टच है, इन सभी के माध्यम से दोस्तों क्या करता है? विचारों, भावनाओं, सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपका हिंदी का है। अच्छाई और बुराई को पहचानने का गुण क्या कहलाता है? आपको कैसे पता लगेगा कि अच्छा है और ये बुरा है? तो इसको पहचानने का गुण क्या है? ज्ञान है, परिज्ञान है, विवेक है या फिर विद्वता है? ठीक है, तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि आपके विवेक पर निर्भर करता है, तो आप अच्छा करें या बुरा करें। ठीक है, तो विवेक बेसिकली आपकी क्या है? एक ऐसी मेंटल एबिलिटी है जिसके द्वारा व्यक्ति सही, गलत, उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक, इनके बीच में अंतर कर सकता है। ठीक है, तो विवेक बेसिकली अच्छाई और बुराई को पहचानने का गुण है, तो विवेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे किस शब्द की जो वर्तनी है वो अशुद्ध है? ठीक है, किस शब्द की जो अर्तनी है वो वर्तनी है वो आपने बताना है अशुद्ध है। तो ए है निर्नुनासिक। ओके, निर्नुनासिक जिसमें आपका नाक का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है छिद्रान्वेषी, तो बेसिकली दूसरों के काम में दोष या खोट ढूंढने वाला। फिर इसके बाद आता है गत्यर्थ, यानी
किसी निश्चित स्थान पर जाने से जुड़ी क्रिया। फिर इसके बाद आती है अंतश्चेतना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अंतश्चेतना की जो वर्तनी है वो यहाँ पर आपकी अशुद्ध है, तो डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, अंतश्चेतना का मतलब अंतर्चेतना, ठीक है, जो आंतरिक रूप से चेतना होती है। अगला देखेंगे, दर्शन का तद्भव रूप क्या है? दर्शन, दर्शन, दर्श या फिर धन। तो दर्शन का जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है? दर्शन। ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दर्शन। ये इसका क्या है? तद्भव रूप है, ठीक है। तो बेसिकली जो दर्शन है वो आपका तत्सम रूप है, ठीक है, और जो दर्शन है वो आपका क्या है? तद्भव रूप है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला देखेंगे, कर्मधारय समास का उदाहरण आपको बताना है। गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेत पत्र या फिर नीलकंठ, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें कर्मधारय समास कौन सा है, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास क्या होता है? जिसमें पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है, और जो दूसरा पद होता है वो संज्ञा होता है, ठीक है, जिसकी वो विशेषता बता रहा होता है, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो श्वेत पत्र है, ठीक, पत्र क्या है? एक संज्ञा है, और उसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये पहला वाला, ठीक है, ये विशेषण है। तो एक ऐसा पत्र जो कि क्या है? सफेद है, जो पत्र श्वेत है, ठीक है। तो उसी का ये क्या है? इसमें कर्मधारय दोस्तों आपका समास है, ठीक। तो श्वेत पत्र का मतलब क्या होता है? जैसे सरकार के द्वारा जो आधिकारिक दस्तावेज होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? श्वेत पत्र बोलते हैं, जिसमें कोई आपकी नीति या निर्णय उसकी जानकारी दी जाती है, इसी को हम श्वेत पत्र बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो श्वेत पत्र है इसी में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण, दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है, उत्तर पद आपका संज्ञा होता है। तो संज्ञा की वो विशेषता बता रहा है ऐसा पत्र जो कि सफेद है। अगला देखेंगे, निम्न में से संकीर्ण शब्द का विलोम शब्द बताना है, ठीक है। संकीर्ण जो कि संकुचित हो, ठीक है, सीमित हो, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? उसका विलोम शब्द क्या होगा? विस्तार या विस्तीर्ण। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, विस्तीर्ण, ठीक है, जो कि फैला हुआ है, विस्तृत हो, बड़ा हो, चौड़ा हो, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? संकीर्ण का विलोम यानी कि विस्तीर्ण। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका जो कि मैथ्स का रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए क्या कैसे करेंगे। किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 9 घटाने पर 12 शेष बचता है। संख्या कितनी है, ठीक है। अब मान लेते हैं वो संख्या क्या है? x है, ठीक है। अब किसी संख्या में 7 जोड़कर, यानी कि संख्या में हमने 7 जोड़ा, अब इसको क्या करना है? 5 से गुणा करना है। 5 से जब गुणा किया और जो आया उसको 9 से भाग देना है, यानी कि डिवाइडेड बाय क्या कर दिया? 9 कर दिया, ठीक है। इस प्रकार जो प्राप्त भागफल है इसमें से 3 घटाया, यानी कि इसमें से 3 घटाया, इसको 3 घटा के कितना आता है? 12 बचता है, ठीक है। ये प्रश्न है, ओके। तो इस प्रकार जो भागफल है उसमें से 3 घटाने पर 12 शेष बचता है, तो कहने का मतलब 12 आता है, ठीक। तो अब आपने बताना है संख्या कितनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर से 5, अब देखिए ये हो जाएगा x प्लस 7 बट्टे 9, ठीक है। ये 12 और 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x धन 7 बराबर हो जाएगा 15 गुणा 9। अब ये 5 यहाँ डिवाइड में ले जाओ, देखा x धन 7 बराबर हो जाएगा 15 गुणा 9 बट्टे 5। 5 तिया होता है 15, 9 तिया होता है 27, ठीक है। तो x धन 7 बराबर है 27, यानी कि ऐसी संख्या जिसमें 7 जोड़ने पे 27 हो जाए, क्या बहुत सी संख्या होगी दोस्तों? 20। तो 27 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। 20 में 7 जोड़ने पे 27 होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो समीकरण है उसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखिए मान लेते हो संख्या हमने क्या मानी थी? x मानी थी, जिस संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करना है, यानी कि इस पूरे को 5 से गुणा करना है, फिर उसके बाद गुणनफल को 9 से भाग देना है, और फिर इसमें से क्या करना है? 3 को घटाने पर 12 शेष बचेगा। बाय एडिंग 7 टू अ नंबर, मल्टीप्लाइंग द सम बाय 5 एंड डिवाइडिंग द प्रोडक्ट बाय 9 एंड सबट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम द क्वोशिएंट, thus obtain 12 remains, what is the number? तो निकाल लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला देखेंगे, 5 संख्याओं का जो औसत है वो 306.4 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का जो औसत है वो 431 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का जो औसत है वो 214.5 है। तीसरी संख्या कौन सी है? द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 306.54. Of these, the average of the first 2 number is 431 and the average of the last 2 number is 214.5.
व्हाट इज द थर्ड नंबर। ओके, आप जानते हैं दोस्तों जैसे औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का सम, जैसे मान लेते हैं संख्याएं हैं आपकी x1 x2 x3 x4 और x5, ठीक है, इन सब का सम किया, बट्टे क्या कर दिया 5 कर दिया, ठीक है, ये क्या होता है औसत होता है, इसकी औसत की वैल्यू है 306.4, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको सभी संख्याओं का सम मिल जाएगा, सभी संख्याओं का जोड़, यानी कि x1 धन x2 धन x3 धन x4 धन x5 है, यानी कि सभी संख्याओं का सम बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणा, अब इसको 5 से गुणा कर देंगे 306.4, ठीक है। अब एक काम करते हैं 306.4 करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, देखो 5 को हो गया 20, 2 5 के 30, 30 31 32 और 5 3 15, ठीक है। ये बात देख लेंगे मैंने करेक्ट किया नहीं किया, तो 5 को 20 हो गया, यहाँ पर से 2 आएगा, 5 के 30 31 32, पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, पॉइंट इसके बाद है, तो ये हो गया पॉइंट, तो ये हो गया कितना, ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1532, फिलहाल तो ये आ रहा है, ठीक है। तो ये है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग है 1532, ठीक है, दूसरा पेन यूज करते हैं। तो अब देखिए, अब आपको कह रखा है कि पहली दो संख्याओं का औसत, यानी कि पहली दो संख्या क्या है x1 और x2, तो इन दोनों का औसत x1 प्लस x2 बट्टे 2 कितना दे रखा है, वो दे रखा है कहाँ गया वो 431, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 431, ठीक है। तो x1 धन x2 कितना हो जाएगा, इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चक्को 8, यानी कि पहली दो संख्याओं का सम कितना है 862, ठीक है। ऐसे ही फिर आपकी जो अंतिम दो संख्या है, अंतिम दो संख्या क्या है x4 और x5, ठीक है, इन दोनों का जो औसत है वो आपको कितना दे रखा है 214.5, यानी कि x4 धन x5 है, ये बराबर कितना मिल जाएगा आपको, इसको गुणा कर देंगे, तो आप इसको गुणा कर दीजिए, 5 दूनी हो गया 10, 214 का अगर डबल कर दें, सीधे सीधे आप क्या करो 214 का डबल कर दो, ठीक है। तो 214 का जो डबल होगा वो कितना हो जाएगा 4 2 8, ठीक है, और यहाँ पर 0.5 भी, तो 4 2 9 हो गया, ठीक है, सीधे ऐसे कर सकते हो, वरना अदरवाइज अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 पंजे 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे हो गया, ठीक है। तो 429 हो गया, तो 429 आ गया, फिलहाल चलो इसको बता देता हूँ, प्रॉपर लिख देता हूँ, ये आपका कितना आ गया 429, ठीक है। तो आपको x1 और x2 x4 x5 दोनों मिल गए। अब आपको इन सब का जो सम है वो पता है कितना है 1532, तो आपको ये नहीं पता है, तो बस ये निकालना है, ये मिल चुका है, ये मिल चुका है, यहाँ पर रख दीजिए भाई 862 प्लस x3 प्लस 429 बराबर हो जाएगा 1532, ठीक है। यहाँ से आप इसको ऐड कर दीजिए, तो 9 और 2 कितना हो गया 11 हो गए, 6 2 8 और 1 9 हो गया, 8 4 कितना हो गया 12 हो गया, बराबर हो जाएगा 1532, तो x3 बराबर हो जाएगा 1532 में से माइनस कर देंगे, यानी कि कितना जोड़े 1291 में 1532 आ जाए, यानी कि इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 2 में से 1 गया 1, और 13 में से 9 गया 4, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 4, 4 में से 2 गया 4 में से 2 गया 2, ठीक है, ये आना चाहिए था, एक सेकेंड है, 4 में से 2 गया 2, तो 241 आना चाहिए था, ठीक 241, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचेगा ना, ठीक हो गया, तो यहाँ पर आपका आना चाहिए था, ठीक हो गया 241 आना चाहिए, 241 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका 141 से गलती से लिखा हुआ है, 241 होना चाहिए, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 141 तो नहीं हो सकता, एक बार चेक कर लेना, ठीक। तो आपने करना क्या था दोस्तों, आपको सिंपली ट्रिक पता है कि भाई एवरेज 5 संख्याओं का औसत है, अगर 306.5 है तो पांचों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 306 गुणा क्या कर देंगे 5 कर देंगे, तो आपने गुणा कर दिया, तो आपको पांचों संख्याओं का योग मिल गया, यानी कि 1532। अब प्रथम दो संख्याओं का औसत है 431, यानी कि आपने पहली दो संख्याओं को ऐड किया, इससे गुणा कर देंगे 431, और ऐसी अंतिम दो संख्याओं का औसत, यानी कि अंतिम दो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, इनको गुणा 2 कर देंगे, पहली दो संख्याओं का योग पता लग गया, अंतिम दो संख्याओं का योग पता लग गया, अब तीसरी संख्या निकाल लेंगे। अब सारी संख्याओं का योग आपको पता है कितना 1532, उसमें से आपने सिंपली क्या करना है 862 और 429 में से को माइनस कर देना है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, वही आ रहा है 9 2 11 1, और कितना है 6 2 8 और 1 9, और 8 4 12, ये तो 1291 ही है, और यहाँ पर कितना आ रहा है 1532 ही आ रहा है, 1532 में से अगर आप 1291 माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर 13 ही आएगा, यहाँ पर 4 ही बचता है, ठीक है, 9 4 13 होता है, यहाँ पर आपका 4 बचेगा, ठीक है, 241 होना चाहिए, ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। ओके, अगला देखेंगे, अगला प्रश्न देखो, अगला है त्रिशा और शालिनी की आयु का अनुपात है 7:6,
8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? द रेशियो ऑफ द एज ऑफ त्रिशा एंड शालिनी इज 7:6 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 8 years द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 9:8। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एज? ओके, तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे करते हैं। इन दोनों की आयु का अनुपात है 7:6। तो मान लेते हैं त्रिशा की आयु है 7x और इसकी आयु यानी कि शालिनी की आयु है 6x। ओके, आपको क्या निकालना है? इनकी आयु में कितना अंतर है। इनकी आयु में जो अंतर होगा वो कितना होगा? 7x - 6x यानी कि x। तो आपको x निकालना है, ध्यान रखना है कि x निकालना है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये कह रहा है कि 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 9/8 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद, अभी इनकी आयु है 7x 6x, तो 8 वर्ष बाद कितनी आयु होगी? 7x + 8, 6x + 8। अब इन दोनों का जो अनुपात है यानी कि 7x + 8 डिवाइडेड बाई 6x + 8, इन दोनों का अनुपात कितना है? 9/8, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है और 8 ये x की वैल्यू निकालनी है। होगा क्या? ये इधर जाएगा गुणा में, इधर जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 8 × 7x + 8 बराबर हो जाएगा 9 × 6x + 8। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 7 × 8 कितना हो गया? 56x + 8 × 8 हो गया 64। फिर 9 का इससे गुणा, फिर इससे गुणा होगा, ठीक है। 9 × 6 = 54 x और 8 × 9 = 72। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 56 में से 54 माइनस कर देंगे 2x और 64 72 में से माइनस कर देंगे। 72 में से अगर आप 64 को माइनस करेंगे तो 6 × 2 = 8 हो जाता है। यानी कि 2x बराबर अगर 8 है तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाता है, यानी कि 4 वर्ष। यानी कि दोनों की आयु का अंतर कितना है? 4 वर्ष, क्योंकि आपको x ही निकालना था, ठीक है। तो पहले निकाल दो, अदरवाइज पहले त्रिशा की आयु निकालो, फिर शालिनी की आयु निकालो, फिर दोनों का डिफरेंस निकालो। तो पहले यहाँ पर डिफरेंस निकाल के जो निकालना है उसको निकाल दो, तो सीधे आपका प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको दोबारा देख लेना, वीडियो को रिवाइंड करके समझ में आ जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखो, यदि पिंजरे को रॉकेट कहा जाता है, रॉकेट को जाल कहा जाता है, जाल को ग्रह कहते हैं, ग्रह को हवाई जहाज, हवाई जहाज को साइकिल, साइकिल को कार, तो पृथ्वी क्या है? ठीक है, पृथ्वी क्या है दोस्तों? आपका एक ग्रह है, ओके। और आपने सिंपली ये देखना है कि ग्रह को क्या कहते हैं। यहाँ पर साफ साफ है कि ग्रह को हवाई जहाज कहा जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्रह को हवाई जहाज को आगे क्या कहा जाता है। बस लॉजिकली ये है कि बस आपने देखना होता है कि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, फिर उसके बाद आपने बस आपकी जो नज़र है बस उसमें टिकनी चाहिए कि पृथ्वी क्या है? ग्रह है, और ग्रह को क्या कहा जा रहा है? ग्रह को यहाँ पर हवाई जहाज कहते हैं। तो हवाई जहाज यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, बहुत बढ़िया प्रश्न होते हैं, ठीक। तो पिंजरे को रॉकेट कह रहे हैं, रॉकेट को जाल कह रहे हैं, जाल को ग्रह कह रहे हैं, ये पूरी रामकथा है, कहते रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं। हमें सिंपली देखना है कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी है ग्रह, और ग्रह को यहाँ पर क्या कहा जाता है? बस हवाई जहाज। अब इससे आगे आपको कुछ नहीं जानना कि भाई आप पता चला ग्रह को हवाई जहाज कह रहे हैं, हवाई जहाज को साइकिल कह रहे हैं, फिर आप पता चला वहाँ साइकिल पे पहुंचे, फिर अरे भैया साइकिल को तो कार कहते हैं, फिर कार पहुंच गए। ऐसे नहीं करना, बस खाली ये देखना है ग्रह को हवाई जहाज कहा जाता है। बस ये आपको बस खाली कंफ्यूज करने के लिए आते हैं प्रश्न, पढ़ना बहुत आसान है, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे, BDCA FHGE JLKI, इसमें फिर आपने आगे का बताना है, ठीक है। अब देखो जरा इसको ध्यान से देखो, क्या है BDCA, यानी कि पहला अक्षर इधर है A, B, फिर C, D, ठीक है। मतलब ऐसा क्रम है 1 2 3 4 ऐसे बना लो, ठीक है। फिर ABCD, फिर क्या आएगा? फिर आता है E, फिर ऐसे आना चाहिए, E आना चाहिए, E, इसके बाद F, फिर यहाँ पर G और फिर H, ऐसे बना लो, ये ज़्यादा आसान है, ठीक। EFGH, फिर H के बाद क्या आता है? I, फिर यहाँ पर J आना चाहिए, फिर K, फिर L, बड़ा आसान है, ठीक। ABCDFGH IJKL, फिर L के बाद क्या आना चाहिए? M, यहाँ पर N, फिर O, फिर P। ये वाला पैटर्न ज़्यादा अच्छा है, तो इसका मतलब है कि NPOM यानी कि C वाला ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे बनाना सीखो, कभी कभार ये पैटर्न को आप ऐसे बना के भी सीखोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक। तो ये आपका क्या है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला है सीरीज़, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो भैया हमारी जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो तो ख़त्म हो गया। अब देखेंगे गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गरुभंजन के रूप में जाना जाता है। तो किस इतिहास में किस परमार शासक को दोस्तों गरुभंजन के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर C दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, महीपति शाह। महीपति शाह दोस्तों यही आपके गरुभंजक के रूप से दोस्तों जाने जाते हैं, ओके। इन्होंने अपने टाइम पे दोस्तों जो तिब्बत आक्रमण है उसके लिए काफ़ी दोस्तों ये फेमस रहे हैं, ओके। इसके बाद फिर इनका पुत्र बैठा था पृथ्वीपति शाह, और पृथ्वीपति शाह जो कि अपनी माता कर्णावती के संरक्षण में दोस्तों बैठा था, जिसको कि महारानी कर्णावती
के नाम से जाना जाता है, नागकटी रानी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, तो जो महीपति शाह थे उनको गर्वभंजन की उपाधि मिली थी क्योंकि इन्होंने तिब्बत पर 3 बार यहाँ पर आक्रमण किया था। उस समय पर माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी और बनवारी दास इनके प्रमुख सेनापति हुआ करते थे। ठीक है, तो गर्वभंजक माधो सिंह भंडारी को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में प्रचलित आभूषण का एक प्रकार नहीं है। इस तो यह है नथुली, तिलहरी, झगुली, हंसुली। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, झगुली। ये उत्तराखंड का प्रचलित आभूषण का प्रकार नहीं है। नथुली जो कि नथ नाक में पहनी जाती है दोस्तों, तिलहरी ये आपका गले में पहनने वाला हार है, सोने का हार। ऐसी जो हंसुली होती है, हंसुला भी कहते हैं इसको, ये आपका गले में पहने जाने वाला प्रमुख आभूषण है। ठीक है, ये सभी आपके सोने के होते हैं बने हुए, तो इसको आपने ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, धौला, गंगा, नर्मदाग्नि और मंदाकिनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? भागीरथी, यमुना, काली या फिर अलकनंदा। धौली, गंगा, नंदाकिनी और मंदाकिनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अलकनंदा की दोस्तों प्रमुख सहायक नदी है। अब आपको पता होगा कि दोस्तों जैसे धौली गंगा है और अलकनंदा का जो संगम होता है बेसिकली विष्णु प्रयाग में होता है, वहाँ पर इसको विष्णु गंगा के नाम से जानते हैं, तो विष्णु गंगा और धौली गंगा का। ऐसे ही नंदाकिनी और अलकनंदा का जो संगम है वो आपका नंद प्रयाग में होता है। ऐसी अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है वो रुद्रप्रयाग में होता है। ठीक है, तो पंचप्रयाग इन पर नदियों पर बसे हुए हैं। एक तरफ से अलकनंदा है और बाकी फिर इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, महात्मा गांधी की किस शिष्या थी इसने ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना की थी? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीरा बहन। ठीक है, तो महात्मा गांधी की ये शिष्या थी और इन्होंने ऋषिकेश में दोस्तों आपकी पशुलोक आश्रम की स्थापना करी थी 1947 के टाइम पर। तो ये भी इनकी एक प्रमुख शिष्या थी जिनके द्वारा जो ऋषिकेश है वहाँ पर पशुलोक आश्रम की स्थापना करी गई थी। ठीक है, इसके अलावा सल्ला बहन, कैथरीन हैनिमन जिसको हैलामाइन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी दोस्तों इनकी प्रमुख शिष्या थी सल्ला बहन। इनके द्वारा भी दोस्तों कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई थी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? कॉर्बेट, फूलों की घाटी, गंगोत्री या फिर राजाजी। आपने बताने की कौन सा सबसे बड़ा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ये गंगोत्री दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है, उत्तरकाशी में दोस्तों अवस्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, या 320 स्क्वायर मील भी आप कह सकते हैं, वहाँ पर दोस्तों ये फैला हुआ है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। अगला देखेंगे, आपके कंप्यूटर के डेटा को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रैवल कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? डिसीज, टॉर्पीडो, हरिकेन या फिर वायरस। तो बेसिकली अगर आपके कंप्यूटर को डेटा को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रैवल कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आसान सा प्रश्न है। अगला देखेंगे, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया इसके नाम से किसे जाना जाता है? प्रमोद पाटिल, रविंद्र कुमार सिन्हा, प्रोफेसर माधव गाडगिल या फिर अनिल अग्रवाल। तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसको जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रविंद्र कुमार सिन्हा। इनको दोस्तों डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एक प्रमुख पर्यावरणविद हैं, जीव विज्ञानी हैं ये, और इन्होंने जो गंगा नदी डॉल्फिन है उसके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है, इसीलिए इनको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जैसे जो गंगा डॉल्फिन है उसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, तो उसमें भी इनका अहम योगदान रहा है। ओके, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत उपभोक्ता अदालत द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कराने की व्यवस्था की गई है, जिसमें कलेक्टर द्वारा संपत्ति कुर्क करने और आदेशित धनराशि का वसूली का भी दोस्तों प्रावधान किया गया है। ठीक है, धारा 20, धारा 15, धारा 30 या फिर धारा 19। ठीक है,
तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है, इसकी धारा दोस्तों अगर 25 है, यहाँ पर दोस्तों ये प्रावधान किया गया है कि अदालत द्वारा जो पारित आदेश है उसका अनुपालन करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें कलेक्टर क्या है, वो संपत्ति को कुर्क भी कर सकता है और आदेशित धनराशि की वसूली का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि फोरम के जो भी आदेश दिए जाएंगे या उपभोक्ता फोरम के दोस्तों जो भी आपके आदेश दिए जाएंगे अदालत के, वे हमेशा क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उन आदेश का पालन नहीं करेगा तो उस पर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और दंडात्मक प्रवर्तन भी यहाँ पर सुनिश्चित करेगा। ठीक है, ताकि उपभोक्ता को न्याय मिल सके। तो इसमें जो कलेक्टर है वो क्या कर सकता है, संपत्ति कुर्क कर सकता है और जो जुर्माना या बकाया राशि को भी वसूल कर सकता है। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 काफ़ी दोस्तों आपका महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक, अभी इसमें देखा जाए तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 दोस्तों आ गया है प्रवर्तन में, यानी कि इसमें दोस्तों संशोधन किया गया था 2019 में। ठीक है, अभी आपके सिलेबस में है तो आप इसको जरूर अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि स्पेसिफिकली टॉपिक दिया गया है। अगला देखेंगे, मानसखंड कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव है या था। बेसिकली कोलकाता, चेन्नई, पुणे या फिर पुरी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, जो मानसखंड कॉरिडोर यात्रा है उसको रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का जो प्रस्ताव है दोस्तों पुणे से है। ठीक है, तो मानसखंड कॉरिडोर यात्रा के लिए विशेष ट्रेन सेवा की जो बेसिकली शुरुआत है वो कहाँ से है, पुणे रेलवे स्टेशन से की गई है। ठीक है, तो जो लोग उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों में जाना चाहते हैं तीर्थयात्री, उनके लिए ये शुरू की गई है मानसखंड कॉरिडोर यात्रा। आपको पता है कि दोस्तों स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड के नाम से जाना जाता था। तो पुणे स्टेशन से दोस्तों ये शुरू होगी और टनकपुर तक दोस्तों ये जाएगी। टनकपुर कहाँ पर है दोस्तों, आपका चंपावत में। ठीक है, तो पुणे से आपका टनकपुर तक। ठीक है, फिर टनकपुर से क्या होगा, फिर व्यक्ति वहाँ से कुमाऊं क्षेत्र के मंदिरों में दर्शन कर पाएगा। ठीक है, चंपावत में तो कई सारे दोस्तों आपके प्रमुख मंदिर है, तो वहाँ पर वो दर्शन कर पाएगा। फिर बाकी आगे वहाँ से आगे बढ़े कुमाऊं क्षेत्र में आराम से वो क्या कर सकता है, सभी मंदिरों के दर्शन कर सकता है तीर्थयात्री। अगला देखेंगे, लास्ट प्रश्न, श्री अरविंदो आश्रम मुख्य रूप से कहाँ पर अवस्थित है। तो श्री अरविंदो आश्रम तमिलनाडु, कर्नाटक, रामेश्वर या फिर पांडिचेरी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो श्री अरविंदो आश्रम दोस्तों कहाँ पर है, पांडिचेरी या पुदुचेरी कह सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों अवस्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1926 में दोस्तों इस आश्रम की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है, पांडिचेरी भारत में ये दोस्तों अवस्थित है। ठीक है, ये अरविंदो के दर्शन और योगा पर दोस्तों, ये संपूर्ण योग पर बेसिकली ये आधारित है। तो आज के दोस्तों ये हो गए प्रश्न एंड आई होप कि आपको ये मॉडल पेपर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना। लेकिन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।